सो मुस्लिम लॉ के अंडर जो मैरिजेस होती हैं वो मुस्लिम मैरिजेस होती हैं। मुस्लिम मैरिजेस वो होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स फुलफिल करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मुस्लिम्स के बीच में हुई मैरिजेस मुस्लिम मैरिज, तो दोनों जो लोग होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, वो मुस्लिम्स होनी चाहिए। मुस्लिम मेल और मुस्लिम फीमेल के बीच की शादी मुस्लिम मैरिज होती है। ईजिएस्ट वे में मैं आपको समझा दूंगी कि इंट्रोडक्शन से लेके टोटल मुस्लिम मैरिज से रिलेटेड आंसर में आपको क्या डालना है। ओके, नाउ मैरिजेस बता देना थोड़ा बहुत कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स फुलफिल करती है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होती हैं और मुस्लिम्स के बीच में होती है। ठीक है, फिर इसके 5 एसेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट इज इजब एंड कबूल। इजब होता है कबूल, इजब होता है ऑफर और कबूल होता है एक्सेप्टेंस। सेम मीटिंग के अंदर होने चाहिए ये दोनों। आपने निकाह में देखा होगा एक ही मीटिंग में वो कबूल है कबूल है कबूल है करते हैं 3 टाइम्स। दैट इज एग्जैक्टली इजब एंड कबूल। ऑफर दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया सेम मीटिंग में। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ विटनेस होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सुन्नी को ही शादी के टाइम पे विटनेस चाहिए होते हैं। ठीक है, जो शियाज होते हैं वो प्रोटेक्टर्स ऑफ मैरिज होते हैं। यहाँ पे आपने देख रखा होगा प्रोटेक्टर्स ऑफ मैरिज, तो इनको चाहिए होते हैं विटनेसेस एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, 2 विटनेसेस, इनको शादी के टाइम पे नहीं चाहिए होता है, सुन्नीस को ही शादी के टाइम पे चाहिए होते हैं। अब वो विटनेसेस कैसे हो सकते हैं, या तो 2 मेल्स हो सकते हैं, M/2 लिख रखा है, या फिर 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एज इट इज़ है, आपको याद करनी पड़ेगी। थर्ड इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। तो कैपेसिटी वही जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए चाहिए होती है। तो अब फर्स्ट इज प्यूबर्टी अटेन कर लिखी होनी चाहिए। अगर प्यूबर्टी अटेन कर रखी है तो हम उसको मेजर मानेंगे। तो 15 ईयर्स के ऊपर प्यूबर्टी अटेन हो जाती है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे मेजर हो चुके हो तो आप कैपेसिटी आपकी है अपना कंसेंट देने की। सेकेंड इज साउंड माइंड। साउंड माइंड होना चाहिए, आप विमानदित नहीं होने चाहिए ऑब्वियसली। थर्ड इज आप जो माइनर है ना, अगर कोई माइनर है जैसे 15 ईयर से पहले का है, उसने मेजॉरिटी हिट नहीं की है, प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, तो वो उसका गार्डियन जो है वो कंसेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने प्यूबर्टी हिट कर ली और उसके बाद आपके 18 ईयर्स तक होने तक आप चाहो तो उस शादी को रेप्यूडिएट कर सकते हो, 18 ईयर्स के बाद नहीं कर सकते। तो 15 से पहले अगर आपकी शादी गार्डियन की वजह से हो गई है तो 15 के बाद 18 तक होने के बीच में आप उसको रेप्यूडिएट कर सकते हो, वॉइडेबल होती है वो शादी, 18 के बाद नहीं होगी। देन फोर्थ, अगर ढंग ढंग से दिख नहीं रहा है तो मैं बता दूँ, फ्री कंसेंट लिख रखा है ये, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। देन फिफ्थ इज रिलेशन प्रोहिबिशन। प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर आपकी शादी हुई है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जी तक, A to G। तो A इज़ प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी हुई है, किसी ऐसे इंसान से शादी हुई है जिसके आपके इन तीनों चीज़ों में रिश्ते बनते हैं, कंजैंग्युनिटी, एफिनिटी और फॉस्ट्रेज, तो वहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते। कंजैंग्युनिटी होता है जो ब्लड के थ्रू होता है, लाइक अपनी ही बहन से शादी नहीं कर सकते, अपनी ही माँ से शादी नहीं कर सकते, ये खून के रिश्ते हैं ना ये, तो यहाँ पे शादी नहीं कर सकते। देन एफिनिटी, बाय मैरिज अगर आपका कोई रिश्ता स्टैब्लिश हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बीवी की बहन से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे जो आपका रिश्ता बना है वो शादी के थ्रू बना है। लाइक आपकी बीवी और आपकी बीवी की बहन से नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी की माँ से नहीं कर सकते, क्योंकि वो शादी के थ्रू आपका उनसे रिश्ता बना है। देन थर्ड इज़ फॉस्ट्रेज। अगर आप 2 साल तक के थे, आपको 2 साल तक की उम्र तक किसी ने अगर फीड किया है मिल्क, तो वो आपकी फॉस्टर मदर हुई, इसलिए आप उनसे भी शादी नहीं कर सकते। पॉलीएंड्री नहीं कर सकते, पॉलीएंड्री सिंपल जो वाइफ है वो सेकंड हस्बैंड नहीं कर रख सकती। देन अनलॉफुल कंजंक्शन, अनलॉफुल कंजंक्शन में शादी नहीं कर सकते, नीचे मतलब दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। Contemporaneously marrying 2 women so related to each other by consanguinity, affinity or fosterage, which would not have been lawfully intermarried if they had been of different sexes। तो 2 ऐसी women जो एक दूसरे से lawfully wedding नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से इन 3 रिश्तों से रिलेटेड है, consanguinity by blood, या फिर affinity by marriage, या fosterage by milk। तो इन 2 ऐसी women जो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकती थी अगर वो डिफरेंट सेक्स की होती, इन तीनों डिग्रीज के अंदर, कंसैंग्युनिटी, एफिनिटी और फॉस्ट्रेज के अंदर, तो वहाँ पे आप उन रिश्तों से भी शादी नहीं कर सकते, अनलॉफुल कंजंक्शन में शादी नहीं कर सकते। फिफ्थ, नेक्स्ट इज फिफ्थ वाइफ नहीं रख सकते, 4 वाइफ ही रख सकते हो, वही अलाउड है, वहीं तक अलाउड है, लिमिट। नेक्स्ट इज नो विटनेस के साथ अगर आपने शादी कर ली है तो वहाँ पे भी आपने एसेंशियल्स फुलफिल नहीं किए हैं। ड्यूरिंग इद्दत पीरियड आपने शादी कर ली, यानी कि इद्दत पीरियड एक टाइम पीरियड होता है 4 मंथ 10 डेज का, जो है ना वाइफ जो औरत होती है वो ऑब्जर्व करती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद। ठीक है, टू डिटरमाइन अगर वो प्रेग्नेंट है, और अगर प्रेग्नेंट है कि नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए, और प्रेग्नेंट है तो फादर कौन है वो डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने के दौरान, जब इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही होती है वुमेन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद,
उस दौरान आपने शादी कर ली तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है, मतलब आपने एसेंशियल फुलफिल नहीं किया है। नेक्स्ट इज डिफरेंट रिलीजन से आप कर ही नहीं सकते ऑब्वियसली, मुस्लिम लॉ के अंदर मुस्लिम मैरिज के नहीं मानी जाएगी वो, ठीक है। दीज वर द एसेंशियल्स। अब 5 हम जल्दी जल्दी से वापस देख लेते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेम मीटिंग में होना चाहिए, इजाब एंड कबूल भी बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, सुन्नीस को ही चाहिए होते हैं, 2 मेल्स हो सकते हैं, 1 मेल या 2 फीमेल्स हो सकती हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी होने के लिए मेजर होने चाहिए, 15 ईयर्स प्यूबर्टी हिट करने के बाद आप मेजर माने जाते हो मुस्लिम लॉ में। साउंड माइंड के होने चाहिए, और अगर आपकी माइनर थे और तब आपका गार्डियन आपकी गारंटी दे सकता है, लेकिन आप चाहो तो उसके बाद में वॉइडेबल होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, आपका कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ नहीं होना चाहिए। रिलेशन प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड डिग्री में आप रिलेशन में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। पॉलीएंड्री नहीं कर सकते, अनलॉफुल कंजंक्शंस में शादी नहीं कर सकते, 5th वाइफ नहीं रख सकते, नो विटनेस के साथ शादी मत करो, ड्यूरिंग इद्दत पीरियड शादी मत करो, और डिफरेंट रिलीजन में शादी मत करो, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मैरिज, 3 टाइप की मैरिजेस होती हैं। फर्स्ट इज़ वैलिड मैरिज, जिसको बोलते हैं सही मैरिज। तो काफ़ी इजी है ये तो याद रखने के लिए कि यार सही ही है ना, सही मैरिज, वैलिड मैरिज। देन फसीद मैरिज इज़ इरेगुलर मैरिज, जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है पर आप चाहो तो उसको सही करके सही मैरिज बना सकते हो, ठीक है। और बातिल मैरिज, जिसका तो कुछ नहीं हो सकता, बी फॉर बातिल, बी फॉर बर्बाद, ठीक है। नो, कोई वे आउट नहीं है, उसका सोल्यूशन ही नहीं है, वॉइड है वो तो, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज वैलिड मैरिज। तो वैलिड मैरिज के लिए तो सिंपल है ना, सही मैरिज करनी है तो सारे एसेंशियल्स फुलफिल कर दो जो ऊपर हमने पढ़े हैं इस पूरे पेज में, सॉरी, ठीक है। ये जो भी एसेंशियल्स हमने पढ़े ये सारे फुलफिल कर दो तो वो सही मैरिज हो गई, ठीक है। यहाँ पे फसीद मैरिज, इरेगुलर मैरिज में कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं जिनको आप बाहर निकाल सकते हो, स्ट्रक डाउन कर सकते हो। तो फर्स्टली अगर आपने विदाउट विटनेस शादी की है तो बाद में आप क्या करो, विटनेस ले आओ और एक्नॉलेज करा दो, तो वहाँ पे आपकी शादी इरेगुलर मैरिज से सही मैरिज बन जाएगी। 5th वाइफ आपने रख ली है तो 4 में से पिछली जो 4 वाइफ्स थी उनमें से एक को तलाक दे दो, टोटल काउंटिंग में 4 हो गई, तो वो भी वैलिड है। साउंड्स एब्सर्ड बट कांट हेल्प इट। नाउ नेक्स्ट इज इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड होता है 4 मंथ 10 डेज का, मैंने बताया वुमेन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद ऑब्जर्व करती है। तो वहाँ पे आप इतना याद रखो कि अगर इद्दत पीरियड के दौरान आपने शादी कर ली तो वो इरेगुलर मैरिज है, और आफ्टर द एक्सपीरेशन ऑफ द इद्दत पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो बन जाएगी सही मैरिज। नेक्स्ट इज फायर वर्शिपर। अगर आपने फायर वर्शिपर से शादी कर ली है, फायर वर्शिपर वो होते हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, उनसे शादी कर लिए तो आप उनका रिलीजन चेंज करवा के कर सकते हैं, सही मैरिज कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट इज अनलॉफुल कंजंक्शन, जो मैंने बताया था आपको कि अगर 2 वुमेन सेम सेक्स की हैं, डिफरेंट सेक्स की होती तो वो एक दूसरे से शादी नहीं कर पाती अंडर सेक्स कंsanguinity, एफिनिटी एंड फॉस्ट्रेज। तो वहाँ पे आप शादी अगर आपने कर ली है तो वो भी इरेगुलर मैरिज बनाती है। नाउ नेक्स्ट इज बातिल मैरिज। बातिल मैरिज वो होती है बिल्कुल वॉइड मैरिज, कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट इज बिना फ्री कंसेंट की शादी करी है आपने, ठीक है। फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात हमने ऊपर करी थी, इजाब एंड कबूल, वहाँ पे फ्री कंसेंट से आपने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री, बीवी 2 पति नहीं रख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशन। अगर प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशन में शादी कर लिए, CAF का मतलब है कंsanguinity, एफिनिटी और फॉस्ट्रेज में शादी कर लिए तो वो वॉइड बनाती है शादी, ठीक है। मतलब आप अपनी पत्नी की माँ से शादी किसी हालत में नहीं कर सकते, पत्नी की बहन से शादी नहीं कर सकते, मतलब ये कंsanguinity से बने ये रिश्ते आपके, और ऐसी एफिनिटी बाय सॉरी ये एफिनिटी से बने आपके रिश्ते, और बाय अपनी खुद की बहन से शादी नहीं कर सकते, वो कंsanguinity है। और फॉस्टरेज मतलब आपको अगर 2 साल तक किसी ने मिल्क पिलाया तो आपकी फॉस्टर मदर है, आप उनसे शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज मूता मैरिज। मूता मैरिज इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट थोड़ा सा बता देती हूँ। मूता मैरिज ना, मूता का मतलब होता है एन्जॉय, और इसको तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, जैसा भी समझ रहे हो कि एंजॉय करने के लिए होता है, टेम्परेरीली होता है, टू सेटिस्फाई डिज़ायर्स। तो मतलब ये 3 वर्ड ना ढंग से लिख देना, मूता एंजॉयमेंट के लिए होता है, टेम्परेरी होता है, और सेटिस्फाई करने के लिए होता है अपनी खुद की डिज़ायर, ठीक है। सुन्नी लॉ में तो इसको मानते ही नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, शिया लॉ ही करता है इसको रिकॉग्नाइज, ठीक है। अब शिया लॉ में भी एक स्कूल होता है, इतना अशारिया स्कूल, वही रिकॉग्नाइज करता है इसको। इफ़ यू वांट कि मैं स्कूल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे ना, क्योंकि आप एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हो और टेम्परेरीली कर रहे हो और अपनी डिज़ायर सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, तो क्रिश्चियन से भी कर सकते हो, ज्यूस से भी कर सकते हो, फायर वर्शिपर से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसमें जो बच्चा होता है वो लेजिटिमेट होता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ मदर से एक्वायर कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है, फादर से नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें विटनेसेस की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, एन्जॉयमेंट के लिए होता है ऑब्वियसली, कोई एसेंशियल मत फुलफिल करो, चलता है बॉस, ठीक है। फिर शिया में विटनेस डाइवोर्स के टाइम पे ही चाहिए होता है, और सुन्नी में
यहाँ इस मुता मैरिज में तो कहीं नहीं चाहिए होते, ठीक है, कोई विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है, बट इन जनरल शिया में है ना विटनेसेस चाहिए होते हैं डाइवोर्स के टाइम पे, और सुन्नी में विटनेस चाहिए होता है मैरिज के टाइम पे, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत रहना। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते, ऊपर फ्लो चार्ट में हमने शॉर्ट में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। जिसको सिर्फ पास होने तक का पढ़ना है तो उसने पढ़ लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब जिसको अच्छे ही नंबर चाहिए तो वो थोड़ा आगे भी देख लें। मैरिजेज इन मुस्लिम लॉ 3 तरीके की होती है, वैलिड सही मैरिज, वॉइड मैरिज बातिल मैरिज, इरेगुलर मैरिज जिसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हो, फसीद मैरिज। तो सबसे पहले देखते हैं हम बातिल मैरिज। बातिल मतलब वॉइड, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद, ठीक है। बी फॉर बातिल, बी फॉर बर्बाद। नाउ फर्स्ट इज वुमेन ने अगर सेकंडवी शादी कर ली ना, पॉलीएंड्री कर ली, दो अपने पति के अलावा किसी और से शादी कर ली, वो वॉइड है, ठीक है। देन बार ऑफ कंजैंगुइनिटी रेंडर्स अ वॉइड मैरिज। अगर आपने कंजैंगुइनिटी के अंदर शादी कर ली, कंजैंगुइनिटी हमने पढ़ा है, कंजैंगुइनिटी है बाय ब्लड, ठीक है। अगर आपने बाय ब्लड के रिलेशन के अंदर शादी कर ली तो वो बना देगा आपकी शादी को, वो बनाएगा आपकी शादी को वॉइड बनाएगा ना गाइस। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जहाँ पे एक आदमी शादी नहीं कर सकता, ठीक है। असेंडेंट से शादी नहीं कर सकता, असेंडेंट से शादी नहीं कर सकता, डिसेंडेंट से शादी नहीं कर सकता। सी इज हिज सिस्टर वेदर फुल कंजैंगुइन और यूट्रीन, तीनों से शादी नहीं कर सकता। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, असेंडेंट डिसेंडेंट्स, खुद की सिस्टर, फुल कंजैंगुइन, यूट्रीन कैसी भी हो। कंजैंगुइन होती है जिसका फादर सेम होता है, और यूट्रीन होती है जिनकी मदर सेम होती है, ठीक है। नाउ हिज नीस और ग्रेट नीस। नेक्स्ट इज हिज आंट और ग्रेट आंट, वेदर मैटरनल और पेटर्नल। ये याद करने गाइस, असेंडेंट डिसेंडेंट सिस्टर नीस, ठीक है, सिस्टर कैसी भी हो, फुल हो, कंजैंगुइन हो, यूट्रीन हो, नीस ग्रेट नीस, आंट ग्रेट आंट, मैटरनल और पैटर्नल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो याद कर लेना, ठीक है। बार ऑफ एफिनिटी के अंदर शादी कर ली तो वो बातिल बना देगी, ठीक है। एफिनिटी क्या होती है, मैरिज के थ्रू प्रोहिबिट हो जाता है रिश्ता उसमें, ठीक है। अब वो कौन कौन से रिश्ते होते हैं, वो होते हैं खुद की वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकता, ठीक है, या ग्रैंड मदर से शादी नहीं करता, कितना भी ऊपर जाओ, हाउ हाई सो एवर, ठीक है, ये हाउ लिख रहा है और ये ऊपर एरो मतलब हाई सो एवर, कितना भी ऊपर चले जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट इज अपनी है ना वाइफ की डॉटर से शादी नहीं कर सकता, या ग्रैंड डॉटर से शादी नहीं कर सकता, हाउ लो सो एवर, कितनी भी नीचे चले जाओ, ठीक है। अब ये दोनों है ना जो ऊपर के कंडीशंस हमने पढ़े हैं, ये यही है कि अगर आपकी आपकी वाइफ के साथ जो शादी है वो कंज्यूमेट हुई है तभी एप्लीकेबल होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। कंज्यूमेट का मतलब होता है आपके मैरिटल रिलेशंस बने हैं तो ही, ठीक है, वरना ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हिज फादर्स वाइफ, अपने पिताजी की बीवी से शादी नहीं कर सकते, ठीक है, और किसी भी असेंडेंट की बीवी से शादी नहीं कर सकते, खुद के बेटे के बीवी से शादी नहीं कर सकते, या किसी भी लीनियल डिसेंडेंट के बीवी से शादी नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं सन्स वाइफ लिखना भूल गई हूँ, प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है, मतलब ध्यान रखना। नाउ फॉस्ट्रेज, फोर्थ इज फॉस्ट्रेज के अंदर, फॉस्ट्रेज इज अनदर इम्पिडिमेंट, एक अनदर जो इम्पिडिमेंट होता है, बैरियर, ऑब्स्टेकल, जो आप उसके अंदर शादी नहीं कर सकते। मैंने बता दिया फॉस्ट्रेज वही है कि आप 2 साल तक की उम्र अगर आपने किसी का ब्रेस्ट फीड किया है या मिल्क लिया है तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते, वो आपकी फॉस्टर मदर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो अब हमने पढ़ लिया ये बातिल मैरिज में यही है, देखो 4 चीज़ें याद रखना, ठीक है। फर्स्ट इज वुमेन तो पॉलीएंड्री कर ही नहीं सकती, बार ऑफ कंजैंगुइनिटी लगता है, उसमें हमने पढ़ लिया असेंडेंट डिसेंडेंट सिस्टर नीस आंट, ठीक है। एफिनिटी लगता है, उसमें हमने पढ़ लिया वाइफ की मदर और कितना भी ऊपर चले जाओ, वाइफ की डॉटर और कितना भी नीचे चले जाओ, फादर की वाइफ और सन की वाइफ कितना भी ऊपर नीचे चले जाओ, ठीक है। फॉस्टर एज में नहीं कर सकते, अगर आपको किसी ने मिल्क दिया है तो नहीं मतलब नहीं शादी कर सकते। देन फसीद मैरिज, इरेगुलर मैरिज जो कि वॉइडेबल बना देती है, ठीक है। इसमें क्या है, आप है ना कुछ तरीके से उन इरेगुलरिटीज़ को रिमूव कर सकते हो, नीचे देख लो सब कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने ब्लू पेन से लिख रखी हैं, और जो जैसे आप उनको रिमूव कर सकते हो उन इरेगुलरिटीज़ को, वो ब्लैक पेन से लिख रखी हैं। तो इजी सी हैं, देखने में लग रहा होगा शायद बहुत सारा लिखा हुआ है, बट वेरी इजी। फर्स्ट इज विदाउट विटनेस शादी कर ली है तो बाद में एक्नॉलेज करवा दो बाय विटनेस, तो एक्चुअल में वैलिड हो जाएगी। देन 5th वाइफ से शादी कर ली है तो फिर क्या करो, पिछली 4 में से एक को डाइवोर्स दे दो। नेक्स्ट है वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, इद्दत के पीरियड के दौरान अगर आपने शादी कर ली है तो अब वेट करो, इद्दत पीरियड एक्सपायर हो जाएगा 4 मंथ 10 डेज में, उसके बाद आपकी शादी वैलिड है, इरेगुलरिटी हट जाएगी।
नेक्स्ट है, अगर आपने प्रोहिबिटेड बाय डिग्री ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अगर डिफरेंट रिलीजन में किसी से शादी कर ली है तो उसका कन्वर्जन करवाओ रिलीजन का, ठीक है। यही है आपका टू रिमूव द इरेगुलरिटी। देन नेक्स्ट इज, अगर आपने है ना किसी ऐसी वुमेन से शादी कर ली है, अनलॉफुल कंजंक्शन में शादी कर ली है ना, तो फिर आप उन दोनों बीवी से, अब आपने दो ऐसी औरतों से शादी कर रखी है जो एक दूसरे से शादी नहीं कर पाती, अगर वो डिफरेंट सेक्स की होती, तो उन दोनों में से किसी एक को डाइवोर्स दे दो, ठीक है। तो अनलॉफुल कंजंक्शन में शादी कर ली है तो दोनों में से किसी एक औरत को आपको डाइवोर्स देना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ लिए 1 2 3 5 पॉइंट्स, ठीक है। विदाउट विटनेस शादी कर ली तो बाद में विटनेस से एक्नॉलेज करा दो, फिफ्थ वाइफ से शादी कर ली है तो फिर 4 में से एक को डाइवोर्स दे दो। देन विदाउट अंदर इद्दत पीरियड में शादी कर ली है तो इद्दत पीरियड के एक्सपायर होने का वेट करो। प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी कर ली है, सॉरी अगर आपने ना डिफरेंट रिलीजन में शादी कर ली है तो फिर कन्वर्जन करवाओ, और अगर आपने अनलॉफुल कंजंक्शन में शादी कर ली है तो दोनों में से किसी एक औरत को डाइवोर्स दे दो, ठीक है। तो उससे आपका ऑब्स्टेकल हट जाएगा, जो भी वाइफ आपका ऑब्स्टेकल बन रही है, ठीक है, बाय डाइवोर्सिंग दी वाइफ हु इज़ दी ऑब्स्टेकल। ओ माय गॉड। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ अ फसीद मैरिज। तो ध्यान रखना गाइस, ऐसे हेडिंग डालकर जब आप आंसर लिखते हो, ब्लैक पेन से हेडिंग और ब्लू पेन से आंसर प्रॉपर हैंड राइटिंग के साथ, तो इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल फॉर द टीचर। तो ये डिफरेंस बनाता है आपकी कॉपी में। तो मेक श्योर आप हेडिंग्स अच्छे से डालो और फिर उसके आंसर्स लिखो। फिर आपका कंटेंट शायद थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो वो डिफरेंस इतना नहीं दिखेगा, बट हेडिंग्स अच्छे से डाल के आना। और ये अच्छी लगती है कि आपने टर्मिनेशन ऑफ फसीद मैरिज ऐसे एसेंशियल्स भी डाले हैं, फिर इंट्रोडक्शन एसेंशियल्स, फिर ऐसे आप हेडिंग डाल डाल के आंसर लिख रहे हो, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, आप फसीद मैरिज यानी इरेगुलर मैरिज को कब टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पार्टी कर सकती है अगर कंज्यूमेट नहीं हुई है ना शादी, अगर मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं हुए हैं। कंज्यूमेशन का मतलब होता है सेक्स कर लिया है कि नहीं किया है, वेरी इजी, ठीक है। तो अगर उन दोनों के मैरिटल ऑब्लिगेशंस हो रखे हैं पूरे, तो फिर उस अगर नहीं हो रखे हैं, सॉरी, अगर वो नहीं हो रखा है तो दोनों में से कोई भी पार्टी कर सकती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली उनका शादी यही है, शादी के बाद अगर सेक्स नहीं हुआ है तो कोई भी पार्टी रेप्यूडिएट कर सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है उसका। यही है ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज, बट इफ़ द टर्मिनेशन इफ़ आफ्टर कंज्यूमेशन, ठीक है। अब अगर कंज्यूमेट हो चुके हैं, मैरिटल ऑब्लिगेशन हो चुके हैं, ठीक है, तो उसमें 3 कंडीशंस आती हैं। वाइफ जो होती है फर्स्टली वो एंटाइटल्ड हो जाती है डावर मतलब मेहर ऑब्टेन करने के लिए। मेहर के लिए अगर एक वीडियो चाहिए तो बता देना। मेहर होता है जो शादी के टाइम पे दी जाती है, मतलब मेहर समझ में आ जाएगा, पर डाउरी जैसा नहीं होता। डाउरी कौन होता है, लड़की वाले देते हैं। मेहर में है ना लड़के वाले पैसे देते हैं, ठीक है, लड़की को, या फिर लड़की के, पहले तो लड़की के फादर को देते थे पर अब लड़की को मिलते हैं, ठीक है। तो यही ध्यान रखना। मेहर पे वीडियो चाहिए तो बता देना। तो वाइफ को है ना एंटाइटलमेंट मिल जाता है कि वो अपनी डावर रिसीव कर सकती है, जैसी भी हो। डावर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट होती है, स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। तो जो भी है, जो भी लोअर है वो मिल जाएगी उसको, ठीक है। तो डावर के लिए एंटाइटल्ड हो जाती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज, अब ना वो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करेगी जब उसकी, ऑब्वियसली फादरहुड पेरेंटेज के लिए तो होता था ये, तो प्रेग्नेंट तभी हो सकती है ना जब कंज्यूमेशन हो जाए। तो ध्यान रखना, कंज्यूमेशन हो गया है तो पहला तो डावर मिल जाएगा, दूसरा उसको इद्दत पीरियड देखना ही पड़ेगा 3 महीने के लिए, 3 कोर्सेज मतलब 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। एंड देन थर्ड इज, कोई भी बच्चा अगर ऐसी शादी के दौरान पैदा हुआ है जो कंज्यूमेट हो चुकी है लॉफुली, तो वहाँ पे वो जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट होगा, उसको लेजिटिमेट का टाइटल मिलेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए तीनों पॉइंट। फर्स्ट इज डावर के लिए एंटाइटल हो जाएगी, इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स। एंड थर्ड इज चाइल्ड हुआ तो वो लेजिटिमेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन बोथ द केसेस ऑफ इरेगुलर मैरिज कंज्यूमेटेड और नॉट, नो लीगल राइट ऑफ इनहेरिटेंस आर क्रिएटेड बिटवीन द पार्टीज। देखो, इनहेरिटेंस तो आपको नहीं मिल रहा है, चाहे कंज्यूमेट हुई हो चाहे नहीं हुई हो, आपको जायदाद नहीं मिल रही है उस इंसान की। गॉट इट, सिंपल एज इट। तो हमने पढ़ लिए ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ अ लीगल मुस्लिम मैरिज। इफेक्ट्स ऑफ अ लीगल मुस्लिम मैरिज में हम पढ़ेंगे 7 पॉइंट्स, ठीक है। 7 पॉइंट्स आर, फर्स्ट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो लॉफुल हो जाता है और जो बच्चा होता है वो लेजिटिमेट होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। आप सेक्सुअली इंटरकोर्स कर सकते हो, वो लॉफुल है, और जो बच्चा है वो लेजिटिमेट है, ठीक है। सेकंड इज, वाइफ जो है वो एंटाइटल हो जाएगी मेहर के लिए, डावर के लिए। थर्ड इज, जो वाइफ है वो एंटाइटल हो जाएगी मेंटेनेंस के लिए, कि अब मेंटेनेंस मिलेगा उसको हस्बैंड के थ्रू। फोर्थ इज, म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस आर इस्टेब्लिश। शादी अगर ख़त्म हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो नहीं मिलेगा, बट अगर चलती रहती है तो इनहेरिटेंस के जो राइट हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मैरिज ड्यू टू रूल्स ऑफ एफिनिटी कम्स इनटू ऑपरेशन। हमने पढ़ा था एफिनिटी, और एफिनिटी प्रोहिबिटेड डिग्री का एक
पॉइंट है जिसमें एफिनिटी के मतलब मैरिज के थ्रू जो रिलेशंस बनते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक लॉफुली मैरिज कर ली है तो अब आपके जो एफिनिटी से थ्रू रिश्ते बने हैं आप उनसे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वाइफ, वो ना दूसरी शादी नहीं कर सकती है, ठीक है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है विदाउट ऑब्जर्विंग इद्दत पीरियड। अगर डिवोर्स मतलब अगर डाइवोर्स हो जाता है या डेथ हो जाती है हस्बैंड की, किसी भी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है मैरिज, तो वहाँ पे उसको इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक हस्बैंड जिंदा है तब तक तो कर ही नहीं सकते आप सेकंड मैरिज, वो तो आपकी बातिल मैरिज हो जाएगी, वॉइड मैरिज हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज अ वुमन डज नॉट चेंज हर स्टेटस ऑन मैरिज, शी रिमेन सब्जेक्ट टू हर ओन प्री मैरिटल स्कूल ऑफ लॉ। स्कूल, आपका जो स्कूल है, मुस्लिम स्कूल्स होते हैं, ठीक है, आपका वो स्कूल चेंज नहीं होगा, आपका वो स्टेटस चेंज नहीं होगा मैरिज के थ्रू, ठीक है। नीदर हस्बैंड नॉर वाइफ एक्वायर्स द इंटरेस्ट इन, और मतलब इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी तो आपको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। वो आपका म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस जरूर इस्टेब्लिश हो जाएगा अगर शादी सही चलती रहेगी तो, ठीक है। तो हमने 7 पॉइंट्स पढ़ लिए इफेक्ट्स ऑफ लीगल मैरिज। सबसे पहला, लॉफुली आप इंटरकोर्स कर सकते हो, बच्चा होगा, लेजिटिमेट होगा। सेकंड, वाइफ को है ना डावर मिलेगा, वो उसके लिए एंटाइटल हो जाएगी, वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल हो जाएगी, थर्ड पॉइंट। फोर्थ इज म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस इस्टेब्लिश हो जाएंगे। फिफ्थ, आपका है ना प्रोहिबिशन लग जाएगा, अब आप एफिनिटी के अंदर रिश्तों में शादी नहीं कर सकते। देन सिक्स्थ इज, वाइफ जो है वो बिना इद्दत पीरियड ऑब्जर्व किए शादी नहीं कर सकती है, और जब तक हस्बैंड जिंदा है तब तक तो नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड लास्टली हमने पढ़ लिया कि जो वुमेन है उसका स्कूल ऑफ चेंज नहीं होगा, उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, और प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट एक्वायर नहीं करती है वो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मूता मैरिज को थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। वैसे दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। मूता मैरिज वही है, एन्जॉयमेंट के लिए होती है, प्लेजर के लिए होती है, फिक्स टाइम के लिए होती है, ठीक है। 3 चीज़ें ध्यान रखना, एन्जॉयमेंट, फिक्स टाइम और टेम्प्रेरी होती है, ठीक है। मतलब वही है, एन्जॉयमेंट मजे मारने के लिए होती है, सही समझ रहे हो तुम, सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए होती है। टेम्प्रेरी मैरिज एप्स ऑलमोस्ट ऑब्सलीट इन इंडिया, बहुत सारी जगह पे तो इसको हटा ही दिया है, इंडिया में भी अभी इतना चलती नहीं है, ऑलमोस्ट ऑब्सलीट ही है। इतना शारिया स्कूल इसको रिकग्नाइज करता है, सुन्नी तो बिल्कुल ही नहीं करते, शिया स्कूल का इतना शारिया स्कूल, ठीक है, वही करता है बस इसको रिकग्नाइज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी वही है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। एक आदमी ना कितनी भी औरतों से मूता मैरिज कर सकता है, ऑब्वियसली फिक्स टाइम के लिए होता है, एंजॉयमेंट के लिए होता है, खत्म हो ही जाएगा तो कितनों से भी कर लो, सिंपल, किसी से भी कर लो। नेक्स्ट पॉइंट में यही है कि जो मोहम्मदन मैन होता है ना, वो किसी से भी कर सकता है, मतलब वैसे तो हमने देखा मुस्लिम लॉ में मुस्लिम से ही शादी होनी चाहिए, पर मूता मैरिज एक एक्सेप्शन है, वहाँ पे आप किसी से भी कर लो, ठीक है। किसी से मतलब फायर वर्शिपर से भी कर लो, ठीक है, किसी से भी कर लो, मतलब सिंपल। Then Shia women cannot contract मूता मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम। शिया जो वुमेन है ना, वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती है मूता मैरिज, ठीक है। टर्म ऑफ मूता मैरिज शुड बी मैंशनड इन निकाहनामा, जो निकाहनामा बनेगा उसमें बता देना कितने टाइम के लिए कर रहे हो तुम ये मूता मैरिज, ठीक है। अब मूता मैरिज जो होती है ना, वो डिसॉल्व हो जाती है बाय एक्सपायरी ऑफ द टर्म, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है अपने आप, ठीक है, ऑन इट्स ओन। तो अपने आप अगर टर्म एक्सपायर हो गया, जितने टाइम के लिए थी वो निकाहनामा में मेंशन्ड होगा, तो उसके बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाती है।